हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से नाना प्रकार की विषय वस्तु के संदर्भ में आपको लगातार जागरूक कराया जा रहा है। देखिए, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी थोड़ी चर्चा डिफरेंट है, यानी कि ये जो आपकी चर्चा है प्योरली आप कह सकते हैं ना तो शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में है और ना ही भारतीय इतिहास के किसी खंड के संदर्भ में है। आप इस चर्चा का जुड़ाव लेकर चलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ, लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था का जो एक करंट एस्पेक्ट बन सकता है, यानी कि आने वाली समय में जो भी आपके नाना प्रकार की परीक्षाओं का आपको सामना करके चलना है, तो उन नाना प्रकार की परीक्षाओं में आपका एक करंट एस्पेक्ट बन सकता है। और ये मामला आएगा वन नेशन वन इलेक्शन की ओर से। हालांकि देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर ऑलरेडी आपने डिस्कशन किया हुआ है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी विषय वस्तु को ट्रेडिशनली आप कैसे समझ के चलेंगे, ये एक चर्चा आपने ऑलरेडी कर ली है। हमने उस चर्चा के माध्यम से आपको बताया था कि उस चर्चा की कुछ सीमाएं रही थी और हमने आपको ये बताया होगा कि आने वाले समय में इस पर कोई ना कोई पार्लियामेंट्री एक्शन आएगा, और जब आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी व्यवस्था का कोई भी पार्लियामेंट्री एक्शन आपके सामने आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके परीक्षाओं में सवाल आना ही आना है। वन नेशन वन इलेक्शन पर पार्लियामेंट्री एक्शन आ चुका है। हालांकि ये जो आपका पार्लियामेंट्री एक्शन है ये अपने कंप्लीशन को अभी अचीव नहीं कर पाया है, यानी कि जो भी आपकी संसदीय कार्यवाही है, संसदीय कार्यवाही का प्रारंभ तो हो चुका है, लेकिन जो आपकी संसदीय कार्यवाही है वो किसी अंतिम निष्कर्षों को प्राप्त नहीं कर पाई है। हालांकि जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं या हमारी जो पार्लियामेंट्री एक्टिविटी है उसके अंदर की जो भी मेजर वन क्या हैं कंडीशंस हैं, उनको आपको थोड़ा यहाँ पर क्या डिस्कस करके चलना पड़ेगा। और बिल्कुल आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि आने वाले समय में आज की इस चर्चा के माध्यम से किसी भी परीक्षा में कोई भी आपको एक सवाल मिल सकता है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को जब आप लोग कैलकुलेट करने का कार्य करते हो तो भारतीय संविधान का एक क्या बन जाता है, ट्रेडिशनल ग्राउंड बन जाता है, यानी कि आपके संविधान के नाना प्रकार के अनुच्छेदों में जो नाना प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं उनको एज इट इज कैलकुलेट करके चलना। लेकिन अगर इन पर आधारित होकर के कोई भी आपका पार्लियामेंट्री एक्शन आपके सामने आ जाता है तो हमारा क्या है, परीक्षा उपयोगी ग्राउंड बन जाता है। ऐसे में हमको ये काम करके चलना पड़ेगा कि इसका जो करंट में जो पार्लियामेंट्री एक्शन बना हुआ है उसके अंदर की किस किस प्रकार की बातें आपके सामने आने वाली हैं या किन किन बिंदुओं को आपको यहाँ पर क्या उठा करके चलना है। मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि मुद्दा किसका बना हुआ है, मुद्दा किसका बना हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने हेडिंग आपके सामने बनाया, मुद्दा किसका है, वन नेशन वन इलेक्शन। मुद्दा किसका उठाया आपने, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको हिंदी में आपने क्या कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसको हिंदी में आपने क्या कहा भी, एक राष्ट्र एक चुनाव आपने कहा। सबसे पहले इस टॉपिक को फिलहाल अभी जो आप अप्रोच करने की बात करोगे तो मैं कुछ डायरेक्शंस आपको यहां पर देना चाहता हूं, ये सावधानी के रूप में आपको लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे टॉपिक को जब आप लोग अप्रोच करने की बात करोगे तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपका सावधानी का धरातल किस रूप में आपके सामने आ जाना चाहिए, यहां पर आपका क्या है, सावधानी का धरातल आपका किस रूप में आपके सामने आ जाना चाहिए। देखो, सावधानी के धरातल में मान लीजिए मैंने एक तरफ तीन चीजें आपके सामने लिखी, एक तरफ मैंने क्या तीन चीजें आपको यहां पर क्या भी दिखाने के बात किया। मान लीजिए मैंने क्या कहा आपसे, लोकसभा के चुनाव, हमने आपसे क्या कहा भी, लोकसभा के चुनाव, ओके, हमने आपसे क्या कहा, लोकसभा के चुनाव। साथ ही साथ हमने आपसे क्या कहा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, साथ ही साथ हमने आपसे क्या कहा भी, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, ओके, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है ना। और साथ ही साथ मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि जितने भी भारत में ऐसे यूटीज आपको दिखाई पड़ते हैं, जितने भी भारत में आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखाई पड़ते हैं, जहां पर क्या है, राज्य विधानसभाओं का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, तो यहां पर आपको यह भी लिख के चलना पड़ेगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं, ओके, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं। ये सावधानी के रूप में आपको लेकर चलना पड़ेगा
केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाएं। तो सावधानी के धरातल में एक और मैंने 3 प्रकार के कंडीशंस आपको बना करके दिखाया। इसमें कंडीशन में हमने क्या लेके चले हैं, लोकसभा के चुनाव आपके हैं, राज्य विधानसभाओं के चुनाव आपके हैं, और जितने भी भारत में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखाई पड़ते हैं, यूटीज आपको दिखाई पड़ती हैं, जहां पर अपना विधानसभाओं का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है। तो ये 3 चीजों के यहाँ आपको एक तरफ लेकर के चलनी पड़ेंगी। अब सावधानी के धरातल का एक और एस्पेक्ट हम आपको बना के दिखाएंगे। सावधानी का धरातल का क्या है, अभी एक और एस्पेक्ट हम आपको यहां पर बना के दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, राष्ट्रपति के चुनाव या राष्ट्रपति का चुनाव। हमने आपसे क्या कहा, राष्ट्रपति का चुनाव। ओके भाई, हमने आपसे क्या नंबर 2 पे क्या कहा, उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्या कहा, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ओके, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, राज्यसभा का चुनाव। हमने आपसे क्या कहा, राज्यसभा का चुनाव। यहां फंसाएगा आपका एग्जामिनर आपको, राज्यसभा का चुनाव। मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, नंबर 4 पे राज्य विधान परिषद का चुनाव। राज्य विधान परिषद का चुनाव, राज्य विधान परिषद का चुनाव। क्या कहा भाई, राज्य विधान परिषद का चुनाव। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी कहा कि पंचायती राज की व्यवस्था, पंचायती राज की व्यवस्था, पंचायती राज की व्यवस्था। तो ये 2 प्रकार के कंडीशन क्या है भाई, हमने आपको यहाँ पर बताने का कार्य क्या है। अभी तक की चर्चा में हम दरअसल शुरुआत में ही आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कहाँ आपको जो एग्जामिनर है इजीली आपको पजल्ड कर पाएगा, इजीली आपको परेशान कर सकता है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसी व्यवस्था को जब आप नए तरीके से अप्रोच करने की बात करोगे, तो नए तरीके से जब आप अप्रोच करने की बात करोगे, तो सबसे पहले आपको सावधानी का धरातल यहां पर लेकर के चलना चाहिए। और ये जो आपका सावधानी का धरातल बनेगा, एक और आपके लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, राज्य विधानसभाओं के चुनाव आप लेके चलेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास राज्य विधानसभाओं की व्यवस्था है, इनको भी आप क्या है, एक और लेके चलेंगे। एक सेक्शन हमने क्या बनाया, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधान परिषद का चुनाव और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके चुनाव की व्यवस्था भी क्या है, आपने यहां पर जोड़ ली है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हम ये कहेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इसका मामला क्या हो जाएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला क्या हो जाएगा कि लोकसभा और प्लस में आप क्या जोड़ के चलेंगे, राज्य विधानसभाएं, और प्लस में आप क्या जोड़ के चलेंगे, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाओं का चुनाव है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का मेजर ऑब्जेक्टिव आपको क्या मिल जाता है, यहां से आप ये कह के चलेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, तो मेजर ऑब्जेक्टिव इक्वल करके क्या हो जाएगा, आपको यहां ज्यादा जोड़ डालना पड़ेगा कि लोकसभा, और लोकसभा के साथ क्या जोड़ देंगे, प्लस विधानसभा। अब विधानसभा में सारी आ गई, राज्यों के भी हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के भी हैं। लोकसभा प्लस विधानसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा के चुनावों को एक साथ संपादित कराना, एक साथ संपादित कराना, एक साथ संपादित कराना। गलती मत कर बैठना, एक साथ संपादित कराना, एक साथ क्या है भी, संपादित कराना। यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो व्यवस्था है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप राष्ट्रपति के चुनाव को भी एक साथ लेके चलेंगे, नहीं। आप उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी एक साथ लेके चलेंगे, नहीं। और राज्यसभा का चुनाव भी इसमें कैलकुलेटेड नहीं हो रहा है, और राज्य विधान परिषद के चुनाव को भी आप इसमें कैलकुलेट करके नहीं चलेंगे। और जो पंचायती राज की व्यवस्था है, इससे संबंधित जो भी आपके मेजर 1 इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो इलेक्शन प्रोसीजर आप देखते हैं, उनको भी आपको इसमें इंक्लूड करके नहीं चलना है। यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि जितने सारे इलेक्शंस मैंने आपको दिखाए हैं, इन सभी के चुनाव एक साथ संपादित कराना, बल्कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब केवल क्या है, लोकसभा। केवल क्या है, लोकसभा, और जो आपके विधानसभाओं के चुनाव हैं, उनको क्या है, एक साथ संपादित कराना। तो आपको जो एग्जामिनर है, अब आने वाले समय में जो भी क्वेश्चंस आपसे पुटअप करने की बात करेगा, तो हो सकता है वो तमाम प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएं, उनमें एरर डालने का प्रयास करें, आपसे ये पुटअप करने का प्रयास करें
क्या वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था में राष्ट्रपति के चुनाव को भी शामिल किया गया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी शामिल किया गया है, या राज्यसभा के चुनाव को भी शामिल किया गया है, या राज्य विधान परिषद के चुनाव को भी शामिल किया गया है, या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी आपके मेजर वन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इलेक्शन को शामिल किया गया है। इन सभी को आपको ना कहना है, इन सभी को आपको क्या करना है, नो कह देना है। पर्पज हम आपको बता रहे हैं कि आपके टॉपिक को अप्रोच करने का बढ़िया तरीका आपके सामने किस रूप में आएगा, इसी रूप में आएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब जो आप कहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, तो एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब यह होगा कि केवल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ संपादित कराना। इनके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस में बातें पुटअप की जाती हैं, इनके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस में क्या बातें पुटअप की जाती हैं मेरे प्यारे साथियों, उस सारी की सारी बातें आपकी क्या होंगी, एरर्स माने जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही सीखना चाहिए कि आप अपने टॉपिक को किस तरीके से क्या अप्रोच करने की बात करेंगे, किस व्यवस्था को आपको शामिल करके चलना है और किस व्यवस्था को आपको क्या है बाहर का रास्ता दिखाना है। ये अभी तक की चर्चा में क्या है, हमने इतना आपको समझाने का कार्य किया है ना। क्योंकि हमको लगता है, हमको क्या आपको भी लगेगा ही, जब आप इस टॉपिक के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे तो आपको लगेगा ही कि किसी ना किसी परीक्षा में क्या है इस टॉपिक पर बातें अवश्य होनी है। तो यहां तक की चर्चा में कंक्लूजन हमने लिया कि हम क्या मान के चलेंगे, तो मेजर वन ऑब्जेक्टिव हम यही मान के चलेंगे कि लोकसभा और जो आपकी विधानसभाएं हैं, चाहे वो राज्य की हों चाहे वो किसकी हों, केंद्र शासित प्रदेशों की हों, उनके चुनावों को क्या है एक साथ संपादित करा के चलना। अब मैं कुछ इवेंट्स आपके सामने रख रहा हूं, कुछ मेजर इवेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। कुछ मेजर इवेंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेजर इवेंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब हुआ क्या, हुआ ये कि एक डेट आपके सामने आएगा और डेट आप क्या लेके चलेंगे, 17 दिसंबर, क्या लेके चलेंगे, 17 दिसंबर 2014, यानी कि 17 दिसंबर 2024 की डेट आपके सामने आएगी। और 17 दिसंबर 2024 में हुआ क्या, हुआ ये कि लोकसभा में हुआ क्या, हुआ ये कि लोकसभा में विधेयकों का, लोकसभा में विधेयकों का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्स। लोकसभा में विधेयकों का प्रस्तुतिकरण हुआ, लोकसभा में विधेयकों का प्रस्तुतिकरण आप लेकर के चलेंगे। लोकसभा में विधेयकों का क्या हुआ, अभी प्रेजेंटेशन हुआ या प्रस्तुतिकरण हुआ। अब मैंने बिल्स आपको बताया, तो बिल्स का मतलब क्या होगा कि दो प्रकार के बिल्स आपको लेकर के चलने पड़ेंगे। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा में क्या है, दो प्रकार के जो आपके बिल्स हैं उनको लाया गया। एक का नाम है आपका 129वां, एक का नाम क्या होगा, 129वां संविधान संशोधन 129वां संविधान संशोधन विधेयक, पूरा लिख के चलेंगे, 129वां संविधान संशोधन विधेयक, और क्या आ जाएगा 2014 में जाएगा, 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024। और एक बिल का नाम क्या है, उसको आप ऐसे लिख के चलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में जो आपका पार्लियामेंट्री एक्शन है, तो मेरे प्यारे साथियों जो आपका पार्लियामेंट्री एक्शन आया है वो कब आया है, वो आपका 2024 में ही आया है। और प्रॉपरली यहां पर डेट आपको क्या मिलती है, 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में दो प्रकार के जो बिल्स हैं उनका इंट्रोडक्शन कराया गया। बिल्स के नाम कैसे आपको बताने हैं, एक आपको लेके चलना है 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024, और एक आप क्या लेके चलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। ये दो प्रकार के क्या हैं, बिल्स आपके सामने आ जाते हैं। ये दो प्रकार के जो बिल्स हैं आपके सामने आ जाते हैं। अगला इवेंट जो आपको मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी अगला इवेंट जो आपको मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। हुआ क्या, जब डेट आप लिखेंगे कि 20 दिसंबर 2024, तो यहां पर हमें क्या बातें कहने का मौका मिलेगा, यहां पे हमें ये बातें कहने का मौका मिलेगा कि इन विधेयकों को
इन विधेयकों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन विधेयकों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया। इन विधेयकों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया। इन विधेयकों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया। इसका पर्पज अगर आपको बताना हो तो इसका पर्पज आप इस रूप में बताएंगे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये जो बिल्स आपके हैंडओवर किए गए जो सौंपे गए हैं, तो आप कह सकते हैं फॉर कंसिडरेशन यानी कि विचार करने के लिए। आप कह सकते हैं कि फॉर कंसिडरेशन यानी कि विचार करने के लिए। मामला क्या है, काफ़ी मैं कहना चाहूँगा चुनौतीपूर्ण है। तो इस नाते 20 दिसंबर 2024 को ही लोकसभा की ओर से क्या हुआ, ये दोनों प्रकार के जो आपके बिल्स हैं, इन दोनों प्रकार के बिल्स को हैंडओवर कर दिया गया। किसको हैंडओवर किया गया? एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यहाँ पर क्या है, हैंडओवर कर दिया गया कि भाई आप विचार करें, आप कंसिडरेशन लेकर के आएँ, और कंसिडरेशन जब आप लेकर के आएंगे तो बाद में आपकी रिकमेंडेशंस आनी चाहिए, और जो बाद में आपकी रिकमेंडेशंस आनी चाहिए उनके हिसाब से जो हमारा बिल्स का ड्राफ्टिंग है ना, जो रूपरेखा है, हम उसमें देखते हैं कि किस प्रकार के चेंजेस हम कर सकते हैं, या जिस तरीके से बिल का ड्राफ्ट हमने तैयार किया है इसको इसी प्रकार से क्या आगे बढ़ा के चलना है। अब मेरी बातें समझो कि आपको यहां से परीक्षा में क्या पुटअप किया जाएगा। पहली बात तो आपको परीक्षा में यह पुटअप किया जाएगा कि जो आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यहां पर लेकर के चल रहे हैं, जो आप यहां पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लेकर चल रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों हो सकता है कि इसका फिजिकल कंपोजिशन आपसे पुटअप कर लिया जाए। हो सकता है कि इसका फिजिकल कंपोजिशन आपसे पुटअप कर लिया जाए। फिजिकल कंपोजिशन का मतलब क्या होगा कि जो आपका ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसकी टोटल स्ट्रेंथ आप किस रूप में लेकर के चलेंगे, इसकी टोटल स्ट्रेंथ क्या है, आप किस रूप में लेकर चलेंगे। अब टोटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के कितने लोग इसमें शामिल हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, आपका 31 हो जाएगा। और 31 में मेरे प्यारे साथियों 21 आपके कहां से हैं, लोकसभा से हैं, और 10 आपके कहां से हैं, राज्यसभा से हैं। 21 आपके कहां से हैं, लोकसभा से हैं, और 10 आपके कहां से हैं, तो आपके राज्यसभा से हैं। तो ये आंकड़ा हो सकता है कि आपसे आपकी परीक्षा में पुटअप कर लिया जाए। साथ ही साथ ये रेफरेंस भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा कि चेयरमैन ऑफ, ये भी आ सकता है, चेयरमैन ऑफ दिस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि ये जो आपका ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसके चेयरमैन आपको कौन दिखाने, तो इसके चेयरमैन जो आपको मिलेंगे उनका नाम है प्रेम प्रकाश चौधरी। उनका नाम क्या है, प्रेम प्रकाश चौधरी। उनका नाम क्या है भाई, प्रेम प्रकाश चौधरी। ये नाम भी क्या है, हो सकता है कि आपसे आपके परीक्षा में पुटअप कर लिया जाए, प्रेम प्रकाश चौधरी। और ये जो आपके प्रेम प्रकाश चौधरी हैं, इनका रिलेशन कहाँ से है, बीजेपी के साथ है, और बीजेपी के क्या है, ये एक एमपी है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो यहां पर आपको सबको डिस्कस करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि न्यूज है तो बहुत हल्का सा मामला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक चीज अभी तक के जो एक्शंस आ चुके हैं, उन तमाम प्रकार के एक्शंस को ग्रेविटी के साथ जाकर के आपको डिस्कस करके चलना पड़ेगा। तो ये दो प्रकार के मेजर इवेंट्स हमने आपके सामने रखे कि ये जो आपका वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग, जो मामला बना हुआ है, उसमें 17 दिसंबर को क्या हुआ और उसमें आपका 20 दिसंबर को क्या हुआ। तो मामला चाहे 17 दिसंबर का हो मेरे प्यारे साथियों, यह मामला चाहे किसका हो, 20 दिसंबर का हो, दोनों ही जो आपके इवेंट्स हैं ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बने हुए हैं। आपके परीक्षा में यहां से क्या है, इजीली क्वेश्चंस क्या है, पुटअप किए जा सकते हैं। तो इस चीज को आपको क्या है, इस तरीके से डिस्कस करके चलना है, ठीक है। और मैं फिर वही कहूंगा कि मामला ये इतना इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में क्या है, अपलोडेड है पॉलिटी वाली में, आप वहां से जाकर के उसको रिविजिट कर सकते हैं। वहां हमने इसका ट्रेडिशनल ग्राउंड आपके सामने दिखाया था कि वन नेशन वन इलेक्शन को जब आप अप्लाई करने की बात करेंगे तो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं हमने वहां पर आपको क्या है, बताने का कार्य किया था। अब इसमें होना क्या है, देखिए मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, दो प्रकार के बिल्स हैं। तो पहले अगर आपने आधार किसको बनाया, 129वां संविधान
129वां संविधान संशोधन विधेयक, 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 को मान लीजिए क्या है भाई, आपने आधार बनाया। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि क्या क्या मामले आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, ये जो आपका 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये भारतीय संविधान के 4 प्रकार के अनुच्छेदों में क्या है, परिवर्तन लेकर के आने वाला है। ये भारतीय संविधान के क्या 4 प्रकार के अनुच्छेदों में क्या है, परिवर्तन लेकर आने वाला है। अब सोचो, अगर एक संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संविधान के 4 प्रकार के अनुच्छेदों में परिवर्तन लेकर के आने की बात कर रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमको ये दिखाना है कि 129वां संविधान संशोधन विधेयक क्या कर रहा है। देखिए, जब आप इसके साथ आर्टिकल 82 को जोड़ने की बात करेंगे, जो आर्टिकल 82 है इसको जोड़ने की बात करेंगे, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 को जोड़ने की बात करेंगे, तो आपको यहां पर क्या क्या बातें कहने का मौका मिलेगा। एक बात तो आप ये कहेंगे कि संविधान के इस अनुच्छेद में, संविधान के इस अनुच्छेद में, संविधान के इस अनुच्छेद में, ओके, संविधान के इस अनुच्छेद में खंड क है ना, जोड़ने की सिफारिश है। खंड क जोड़ने की सिफारिश है, यानी कि भारतीय संविधान का जो आपका आर्टिकल 82 है, तो आर्टिकल 82 के अंतर्गत ही क्या है, एक खंड क को, यानी कि खंड क को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। तो क्लोज ए आप कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, क्लोज ए, कैपिटल में कह सकते हैं। ये जोड़ने की क्या है, बातचीत हो रही है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब आप, है ना, ये विधेयक क्या बता रहा है, ये विधेयक आपको ये बताने की बात कर रहा है कि हम सिफारिश लेकर के आते हैं एक तरीके से, या इस विधेयक का ड्राफ्टिंग या रूपरेखा ये कहती है कि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में खंड क जोड़ने की बात करेंगे। और ये जो आपका खंड क होगा, ये भारत के निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान करेगा, भारत के निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान करेगा, भारत के निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान करेगा। ओके, भारत के निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान करेगा। डन, भारत के निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान करेगा साथियों, भारत के निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान करेगा। और अगर भारत के निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान करेगा तो किस संदर्भ में, वो बात ऑलरेडी हमने आपको पहले बता दी है। किस संदर्भ में, यानी कि हम कहेंगे लोकसभा तथा विधानसभाओं, लोकसभा तथा विधानसभाओं, लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ संपादित, के चुनावों को एक साथ संपादित, ओके, के चुनावों को एक साथ संपादित किए जाने के संदर्भ में, किए जाने के संदर्भ में, किए जाने के संदर्भ में, किए जाने के संदर्भ में। तो इस 129वें संविधान संशोधन विधेयक को जब आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के साथ आप जोड़ने की बात करेंगे, तो जैसे आप इसका जुड़ाव भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के साथ आप जुड़ाव करेंगे, तो आपको क्या क्या बातें कहने का मौका मिलेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 का जो क्लोज ए है, उसके बिहाफ पे ये कहा जा रहा है कि हम डायरेक्टली क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करते हैं, रिगार्डिंग विच, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या करेगा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों को क्या है, एक साथ संपादित कराएगा। ये मामला क्या रहेगा, इसका इस तरीके से आपको लेकर के चलना है। अब अगला जो मामला जुड़ेगा, तो अगला मामला किसका जुड़ेगा, देखिए अगले मामले में आप कंडीशंस बना करके अपने आप को समझा सकते हैं। एक आर्टिकल आपको लेकर के चलना है, आर्टिकल 83। तो आर्टिकल 83 में एक्चुअली क्या होना है, यह भी संशोधन का मामला है। आर्टिकल 82 में क्या होना है, एक संशोधन होना है, एक क्या होना, अमेंडमेंट होना है। और आर्टिकल 83 में भी क्या है, एक संशोधन होना है। अगर आर्टिकल 82 में आपने क्लोज ए अडॉप्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है, आपने आर्टिकल 82 में क्या है, संशोधन करने की बात की है। इसी प्रकार से यहां पर क्या है, आप आर्टिकल 83 को क्या है, इसमें भी संशोधन लाने की बात कर रहे हैं। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 83 में जो संशोधन आप लाने की बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो लोकसभा के संदर्भ में है। वो किसके संदर्भ में है, वो लोकसभा के संदर्भ में है। वो लोकसभा के क्या है, संदर्भ में है। वो लोकसभा के संदर्भ में है। वो लोकसभा के संदर्भ में।
अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, आप भली भांति इस बात को जानते भी होंगे। अगर हम इस विधेयक की चर्चा ना करें, है ना, पुरानी व्यवस्था को देखने की बात करें, तो हमारे ये माना गया कि लोकसभा का जनरली जो कार्यकाल है कितना, 5 साल है। लेकिन अगर आप लोकसभा को 5 साल का जो कार्यकाल है इसके कंप्लीट होने से पहले भंग करते हैं, तो जब नई लोकसभा का गठन होगा तो नई लोकसभा का जो गठन होगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा। ये व्यवस्था आपने पढ़ी होगी। अब तक का हमारा यही मामला था कि मामला चाहे लोकसभा का हो या मामला चाहे राज्य विधानसभा का हो, अगर लोकसभा को कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर दिया जाता है तो जो आपकी नई लोकसभा का गठन होगा तो वो क्या होगा, वो पूरे 5 साल के लिए गठित होगी, यानी कि आने वाले पूरे 5 साल के लिए गठित होगी। यही रूल कहां पर लागू किया गया, राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में। राज्य विधानसभाओं को जनरली जो आपका टेन्योर है कितना है, 5 साल का है। अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले राज्य विधानसभा को भंग किया जाता है ना, तो अब तक की व्यवस्था यह कहती थी जब आप नई विधानसभा का गठन करेंगे तो क्या होगा, वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि क्या है, वो 5 साल के लिए काम करेगी। अब तक की व्यवस्था क्या थी, ये बनी हुई थी। आप इस बात से क्या है बिल्कुल जानकार होंगे, ये जानकारी बिल्कुल आपके पास होगी। लेकिन अब मामला बदल गया है। अब मामला क्या बदल गया है, अब मामला ये कहा जाता है कि अगर 83 की बात करेंगे तो मामला क्या कहा जाएगा, मामला ये कहा जाएगा कि इसमें ये कि क्या क्या बातें आपको लेकर के चलनी है। इसमें ये बातें आपको लेकर चलनी है कि लोकसभा का कार्यकाल अभी भी, ओके, लोकसभा का कार्यकाल अभी भी 5 वर्ष का ही रहेगा। एक बात ये जोड़ के चलनी पड़ेगी, लोकसभा का कार्यकाल अभी भी 5 वर्ष का ही रहेगा। लोकसभा का कार्यकाल क्या है, अभी भी कितने का रहेगा, 5 वर्ष का ही रहेगा। ये बात इसमें कही गई है। लेकिन कंडीशन जोड़ो, देखो कंडीशन क्या है, ये है यदि कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व लोकसभा भंग हो जाती है। अब ये नई कंडीशन है इसमें। कार्यकाल पे तो वही बात हो रही, कार्यकाल अभी भी कितना 5 साल का है, लेकिन यदि कार्यकाल की समाप्ति से पहले आप लोकसभा को भंग कर देते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कार्यकाल आप कितना लेके चल रहे हैं, अभी भी कार्यकाल कितना बताया जा रहा है कि कार्यकाल कितना होगा आपका, ये कार्यकाल कितना होगा आपका, ये 5 ईयर्स का होगा। कितने का होगा, ये 5 ईयर्स का होगा। कितने का होगा, अभी 5 ईयर्स का होगा। अब पुरानी जो बात हो उसको छोड़ दो, जो मैंने अभी आपको समझाई वो पुरानी बात छोड़ दो। अब मान लीजिए लोकसभा ने क्या है, अपना 3 साल का जो कार्यकाल है वो क्या है, वो कंप्लीट कर लिया है। लोकसभा ने मान लीजिए क्या अपना 3 साल का जो कार्यकाल है वो क्या है, कंप्लीट कर लिया है। 3 साल का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि बचे कितने, बचे आपके कितने बचे, 2 साल आपके बचे, यानी कि 2 ईयर्स आपके बचे। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे रिमेनिंग टेन्योर कहेंगे, बचा हुआ। इसको आप क्या कहेंगे, रिमेनिंग टेन्योर कहेंगे, यानी कि बचा हुआ कार्यकाल कहेंगे। अब ये जो आपका बचा हुआ कार्यकाल है, इसके लिए शब्दावली का इस्तेमाल की गई है, इसको कहा गया अपूर्ण कार्यकाल। इसको क्या कहा गया है, अपूर्ण कार्यकाल कहा गया है। अपूर्ण कार्यकाल कहा गया, इसको क्या कहा गया, अपूर्ण कार्यकाल कहा गया। प्यार से बात को समझना। तो अब 83 में जो संशोधन होना है लोकसभा के संदर्भ में, वो संशोधन अब आपको ये सिखाने का कार्य करता है कि भैया कार्यकाल अभी भी हम 5 साल का ही मान के चलेंगे, लेकिन 5 साल के कार्यकाल से पहले अगर लोकसभा भंग हो जाती है, जैसे कार्यकाल आपका 5 साल का है, मान लीजिए हमने क्या कहा कि 3 साल उसने पूरा किया है ना, 2 साल आपका बचा, तो 2 साल जो आपका बचा उसको आपने क्या कहा, रिमेनिंग टेन्योर कहा, यानी कि इसको क्या कहा, बचा हुआ कार्यकाल कहा, या इसको क्या कहा, अपूर्ण इनकम्प्लीट कार्यकाल आपने कहा। तो अब ये कहा जा रहा है, इसमें 83 में संशोधन होने के बाद ये कहा जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि नई लोकसभा भंग होने के बाद नई लोकसभा केवल इस अपूर्ण कार्यकाल के लिए ही कार्य करेगी। ये परिवर्तन हो गया है, अपूर्ण कार्यकाल के लिए ही कार्य करेगी, अपूर्ण कार्यकाल के लिए ही कार्य करेगी, अपूर्ण कार्यकाल के लिए ही
कार्य करेगी, अपूर्ण कार्यकाल के लिए ही कार्य करेगी। यानी कि पुरानी बात अलग थी, पुरानी बात तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है कि पुरानी बात को अगर आप लोकसभा पर अप्लाई करने की बात करोगे तो वहां भी कार्यकाल आपको 5 साल का मिलेगा, लेकिन 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले अगर लोकसभा भंग हो जाती है और अगर आप नई लोकसभा का गठन करते हैं तो नई लोकसभा जो होगा वो पूरे 5 साल के लिए कार्य करेगा, यानी कि पूरे 5 साल के लिए क्या होगी, गठित होगी एक तरीके से। लेकिन 83 में अभी जो 129वां संविधान संशोधन है, ये 83 में क्या है, संशोधन करने की बात कर रहा है। और ये 83 में संशोधन करने की बात कर रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमें कार्यकालों में समानता लेकर के आनी पड़ेगी। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें कुछ अमेंडमेंट्स क्या लाने पड़ेंगे। तो 83 में अभी अमेंडमेंट होने की बातें हो रही हैं, जो मैंने आपको समझाने का कार्य किया है। लोकसभा के संदर्भ में होगा, लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो अभी भी 5 वर्ष का ही माना जा रहा है, लेकिन कंडीशन यहां से बदल जाती है कि यदि कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व लोकसभा भंग हो जाती है ना, जैसे हमने एक कंडीशन के माध्यम से समझा। तो जब आप नई लोकसभा का गठन करेंगे तो नई लोकसभा का जो गठन होगा वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि अपूर्ण कार्यकाल के लिए होगा। जैसे यहां पे अपूर्ण कार्यकाल हमने बनाया, पूरा कार्यकाल हमने 5 साल का लिया और हमने 3 साल कंप्लीट करवा लिया, 2 साल का क्या बना, आपका अपूर्ण कार्यकाल बना। तो लोकसभा अगर 5 वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले भंग हो जाती है तो नई लोकसभा का जो फॉर्मेशन होगा, गठन होगा, वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि इस इनकम्प्लीट टेन्योर के लिए होगा, यानी कि अपूर्ण कार्यकाल के लिए होगा। अब इसमें यहीं से समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी कंडीशन हमने बना रखी है। 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो आपका है, इसके साथ अगर आप आर्टिकल 172 को जोड़ने की बात करेंगे, इसके साथ अगर आप क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 172 को जोड़ने की बात करेंगे, तो 172 में भी क्या है, संशोधन। 172 में भी क्या होना है भाई, संशोधन आना है। 172 में भी क्या, संशोधन आना है। और यहां जो आपका संशोधन आएगा वो राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में आएगा, ये केंद्र शासित वाली नहीं है, केवल क्या है, राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में आएगा, राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में आएगा, राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में, राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में आएगा, राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में आएगा। और आपको क्या डिस्कशन जोड़ना है, वही डिस्कशन आपको जोड़ना है जो अभी अभी आपने क्या लोकसभा के संदर्भ में यहां पे जोड़ा है। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिख के चलें तो हम यहां पर ऐसा व्यवहार बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहां पे आपको समझाया है कि यदि विधानसभा अपने कार्यकाल, यदि विधानसभा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, कार्यकाल यहां भी 5 साल का होगा, कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग हो जाती है, कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग हो जाती है, तब नई विधानसभा अपने अपूर्ण कार्यकाल के लिए ही कार्य करेगी। नई विधानसभा, तब आपको ये कहना पड़ेगा, तब नई विधानसभा अपने अपूर्ण कार्यकाल के लिए ही कार्य करेगी, अपने अपूर्ण कार्यकाल के लिए ही कार्य करेगी, अपने अपूर्ण कार्यकाल के लिए ही क्या भी कार्य करेगी। यानी कि केवल आर्टिकल्स में आपको डिफरेंस लेकर के चलना है, मामला दोनों जगह सेम है। यानी कि जो बात आर्टिकल 83 के संदर्भ में लोकसभा को ध्यान में रखते हुए कहा गया है, वही बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 172 में राज्य विधानसभाओं को ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 82 में कुछ मामला नया जोड़ना है, जो मैंने आपको समझा दिया है। 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 की ओर से 83 में संशोधन होना है, लोकसभा के संदर्भ में होना है, और आर्टिकल 172 में संशोधन होना है, वो राज्य विधानसभाओं के क्या है, संदर्भ में होना है। तो भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, ये भारतीय संविधान के 3 प्रकार के जो आर्टिकल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन 3 प्रकार के आर्टिकल्स में क्या है, परिवर्तन लाने की बात कर रहा है, संशोधन लाने की बात कर रहा है। आर्टिकल 82 में खंड ए जोड़ने की बात कही गई है, आर्टिकल 83 में क्या है, संशोधन लाने की बात कही गई है,
लोकसभा के संदर्भ में। और जो आपका आर्टिकल 172 है उसमें भी क्या है, संशोधन लाने की बातें हो रही हैं। वो किसके संदर्भ में है, राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में है। वो किसके संदर्भ में है भाई, वो राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में है। अब दोबारा से अगर हम ये बात करें कि मामला अगर किसका बनता है, देखिए मान लीजिए हमने दोबारा से रेफरेंस इसका लिया कि मामला किसका बनता है, 129वां संविधान संशोधन, 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024, विधेयक 2024 है ना। तो इसके साथ अब आपको क्या जोड़ के चलना पड़ेगा, इसके साथ अब आपको जोड़ के चलना पड़ेगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 327 यानी कि 327। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 में क्या है, 327 में क्या है भाई, एक हम कह सकते हैं कि शब्दावली का जुड़ाव है। 327 में क्या है भाई, एक शब्दावली का जुड़ाव है। और 327 में शब्दावली का जुड़ाव क्या है, शब्दावली का जुड़ाव ये है कि लोकसभा प्लस विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा प्लस विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा प्लस विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपादित होंगे, एक साथ संपादित होंगे, एक साथ संपादित होंगे, एक साथ संपादित होंगे, एक साथ क्या संपादित होंगे। यही बात जब आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के संदर्भ में कैलकुलेट की थी तो आपने वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर्ड किया था। लेकिन आपने आर्टिकल 327 में भी क्या है, एक शब्दावली को आपने जोड़ने की बात की है। और आपने ये बात यहाँ पे कही है कि एक साथ चुनाव होंगे, किसके, लोकसभा के, और किसके होंगे, राज्य विधानसभाओं के। तो 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 की ओर से जो भी आपको बातें करनी है वो बातें तमाम प्रकार की हमने कर ली हैं। 4 प्रकार के आर्टिकल्स जो हैं उनको आपको यहां पर कैलकुलेट करके चलना है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि एक बिल और आप लेकर के आए जिसका नाम क्या है, केंद्र शासित प्रदेश कानून, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024, विधेयक 2024, विधेयक 2024 है ना। अब ये विधेयक क्या करेगा, ये विधेयक करेगा, इसकी ओर से ऐसे ही बात करते हैं कि ये विधेयक क्या करेगा, संशोधन लाने का कार्य करेगा। ये विधेयक क्या करेगा, संशोधन लाने का कार्य करेगा, संशोधन लाने का कार्य करेगा। ऐसा विचार लेके करो कि ये विधेयक क्या भी संशोधन लाने का कार्य करेगा, संशोधन लाने का कार्य करेगा। और संशोधन कहां कहां लेकर के आएगा, आपको ये बताना पड़ेगा। संशोधन कहां कहां लेकर के आएगा, संशोधन कहां कहां लेकर के आएगा। तो नंबर 1 पे आप ये नोट डाउन करके चलेंगे, ये ग्राउंड भी आपकी परीक्षा में आने लायक है। संशोधन कहां कहां आना है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, क्योंकि पारित हो चुका है 1963 में क्या है, संशोधन लाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 में क्या है, संशोधन लाया जाएगा। साथ ही साथ आप कहेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, अधिनियम 1991 है ना। आप चाहें तो आप इसको 1992 भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि 1992 में लागू हुआ था और 1991 में क्या ये पारित हो गया था। तो केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 में परिवर्तन लाया जाएगा या संशोधन किए जाएंगे। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में क्या है, परिवर्तन लाया जाएगा। साथ ही साथ एक बात और आपको यहाँ पे बता के चलना पड़ेगा, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में भी क्या है, परिवर्तन लाया जाएगा। 2019 में भी क्या है, परिवर्तन लाया जाएगा।
तो ये किस तरीके से आपको दिखाना है, जो भी चेंजेज आने हैं इनके अंदर क्या है भाई, इनके अंदर जो भी चेंजेज आने हैं, क्या कहेंगे, इनके अंदर जो भी चेंजेज आने हैं, तो वो जो तमाम प्रकार के चेंजेज हैं उनका मेजर ऑब्जेक्टिव आप किस प्रकार से यहाँ पर बता सकते हैं। जो भी तमाम प्रकार के चेंजेज आने हैं उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप यहाँ पे किस प्रकार से बता सकते हैं, किस प्रकार से आप बताने का कार्य करेंगे। तो होना क्या है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं, इन सभी अधिनियमों में परिवर्तन लाने का उद्देश्य यहाँ की विधानसभाओं के कार्यकाल की समानता लानी पड़ेगी ना, कार्यकाल की समानता लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के साथ स्थापित करनी है, है ना। तो इस तरीके से मामला आपको ये इस पे भी बताना पड़ेगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 लाया जा रहा है, इसके माध्यम से भी क्या है, कुछ संशोधन आपके होने हैं। और संशोधन जो आपके होने हैं वो किस किस प्रकार के जो पुराने अधिनियम हैं वहाँ पर आप संशोधन लेकर के आओगे। केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 में संशोधन होना है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में संशोधन होना है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन होना है। और इन तमाम प्रकार के संशोधनों का जो मेजर वन ऑब्जेक्टिव होगा ये होगा कि यहाँ की जो विधानसभाएं हैं, यहाँ की विधानसभाओं के कार्यकाल की समानता आपको कहाँ स्थापित करनी है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की समानता के साथ। तो ये अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बिल्कुल न्यूअली क्या है आपका, आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री एक्शन है। और इस पार्लियामेंट्री एक्शन के बिहाफ पे जो फिलहाल अभी तक को लेकर के आपको जो बातें करके चलनी हैं वो तमाम प्रकार की बातें क्या हमने आपके सामने रख दी हैं। और आप देखिएगा कि जिस तरीके के ग्राउंड्स आपके सामने रखे गए हैं, या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो भी आपका पार्लियामेंट्री एक्शन है, किस तरीके से आप क्या बात करेंगे, कहाँ से किस तरीके से आपसे सवाल पुटअप किए जा सकते हैं, वो तमाम प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो हमने आपके सामने क्या प्रस्तुत कर दी हैं। चर्चा के साथ आपको अपना जुड़ाव करके चलना है, और इस करंट ओरिएंटेड टॉपिक के साथ क्या है आप अपने आप को जोड़ेंगे और अपने आप को जागरूक करके चलेंगे। बस इन्हीं शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।